नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है गुट निरपेक्षता की विशेषताएं या प्रमुख सिद्धांत। गुट निरपेक्ष नीति जब अपनाई गई थी तब उसके जो लक्षण थे या जो विशेषताएं थी उनके ऊपर अपन विचार विमर्श करेंगे। देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहले है गुटों से अलग रहने की नीति, अर्थात गुट निरपेक्षता की नीति जब अपनाई गई थी तब सबसे पहला जो मेन लक्षण यही था कि गुटों से अलग रहने की नीति अपनाई गई थी, क्योंकि उस टाइम वर्ल्ड जो था दो भागों में, दो गुटों में बटा हुआ था, एक सोवियत गुट और एक अमेरिकन गुट। तो गुट निरपेक्षता की नीति वहीं से शुरू हुई थी और सबसे पहला जो लक्षण था कि इन दोनों ही गुटों में शामिल नहीं होना है। तो गुट निरपेक्षता की नीति का पहला लक्षण है, मोटा लक्षण है कि गुटों से अलग रहने की नीति है। गुट निरपेक्षता की नीति गुटबाजी का विरोध करती है और वर्ल्ड में विद्यमान किसी भी इस तरह के गुटों से अलग रहने की नीति अपनाती है और इसकी शुरुआत भी वहीं से हुई थी। तो गुटों से अलग रहने की नीति है, किसी गुट में शामिल नहीं होना है, न पूंजीवादी न साम्यवादी गुट में। नंबर दूसरा जो लक्षण है वो है ये सकारात्मक नीति है, अर्थात गुट निरपेक्षता की जो नीति है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सकारात्मक भूमिका अदा करने की नीति है। ये अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में सकारात्मक भूमिका अदा करने की नीति है। संन्यास नहीं है अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रहने की नीति नहीं है, अर्थात सकारात्मक भूमिका अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अदा करने की नीति है। इसी तरह अगर अपन कहें कि ये स्वतंत्र विदेश नीति है, अर्थात इसका जो दूसरा मेन लक्षण होता है, पहला जैसे अपन ने कहा गुटों से अलग रहने की नीति है, दूसरा अपन बात कर रहे हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सकारात्मक भूमिका अदा करने की नीति है, संन्यास लेने की नीति नहीं है। और तीसरा जो मेन लक्षण होता है वो होता है इसका स्वतंत्र विदेश नीति, अर्थात गुट निरपेक्षता की नीति इस बात में विश्वास करती है कि एक राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्माण स्वयं करे, अपनी विदेश नीति के अंतर्गत अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार स्वयं अपना स्वतंत्र रूप से निर्णय ले। तो गुट निरपेक्षता की नीति स्वतंत्र विदेश नीति की नीति है। इसमें अपने हित के अनुसार राष्ट्रीय विदेश नीति बनाना और उसके अनुसार उस पर आचरण करने की नीति अपनाई जाती है। इसी तरह अपन कहें कि गुट निरपेक्ष जो है राष्ट्रीय हित प्राप्ति का साधन है। देखिए, जितने भी जो नवोदित राष्ट्र थे जिन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई, वो अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए ही अपनाई थी। व्यवहारिकता यही है कि उनके राष्ट्रीय हित गुटों में शामिल होने से पूरे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने अपने हितों की पूर्ति के लिए एक नया कॉन्सेप्ट, ये गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी, ताकि दोनों महाशक्तियों से उनके मधुर संबंध बने रहे, दोनों से उन्हें शक्तियाँ प्राप्त होती रहे और उनके राष्ट्रीय हित भी पूरे होते रहे और वो स्वतंत्र रूप से अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल करते रहे, अपनी संप्रभुता को बनाए रखें। तो गुट निरपेक्षता की जो नीति है इन राष्ट्रों की राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का एक साधन है, एक तरीका है और इसके माध्यम से ये देश अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। गुट निरपेक्षता की जो नीति है साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद विरोधी नीति है, अर्थात ये उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करती है। उस समय जितने भी साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद के विरोध आंदोलन जो चल रहे थे, गुट निरपेक्ष देशों ने उन आंदोलनों का समर्थन किया था और परिणाम स्वरूप बहुत सारे राष्ट्र जो उपनिवेश थे उन्हें आज़ादी मिली थी। तो ये उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का विरोध करती है और स्वतंत्रता और संप्रभुता में विश्वास करती है। नेक्स्ट आता है कि ये 5 सिद्धांतों पर आधारित है। जब गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी तब इसके 5 सिद्धांत निर्धारित किए गए थे। नेहरू, नासिर और टीटो ने मिलकर ये 5 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन या गुट निरपेक्षता की नीति अपनाने वाला जो देश है उसमें ये 5 चीज़ें उसकी होनी चाहिए। और वो 5 चीज़ें क्या थी, इन्होंने क्या निर्धारित की थी कि वो देश स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता हो, वो देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो, वो देश जो है किसी सैनिक गुट का सदस्य नहीं हो, उस देश ने किसी बड़ी शक्ति के साथ कोई समझौता नहीं किया हो और उस देश ने अपने यहाँ पर कोई सैनिक अड्डा विदेशी शक्तियों को बनाने की अनुमति नहीं दी हो। ऐसा देश जो होगा वो ही गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बन सकता है। तो ये इन 5 सिद्धांतों पर आधारित है। हालांकि बाद में इनमें परिवर्तन किया गया है जो अपने अगले पॉइंट में देखेंगे।
लेकिन ये 5 सिद्धांतों पर आधारित था और 5 सदस्यता की ये शर्तें हैं, ये पूरी होने पे ही किसी देश को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनाया जाता है। फिर आता है कि आंतरिक हस्तक्षेप की नीति, अर्थात ये जो गुटनिरपेक्षता की नीति है किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का विरोध करती है। क्योंकि ये देश भुक्तभोगी थे, विदेशी शक्तियाँ या महाशक्तियाँ इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करती थी और इनके स्वतंत्र निर्णय नीति को प्रभावित करती थी। तो इनकी ये शर्त है कि इनकी ये नीति है कि किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए और यह हस्तक्षेप का विरोध करती है। इनका ये विश्वास है कि अगर ऐसा होगा तभी ये अपनी स्वतंत्रता का सही ढंग से इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी तरह अपन कहते हैं कि इन देशों की जो आंतरिक मुद्दे हैं वो ये स्वयं मिलकर सुलझाने का प्रयास करते हैं, इनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इसी तरह आता है कि ये शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करती है। हिंसा और शोषण के विरुद्ध है गुटनिरपेक्षता की नीति और ये देश ये चाहते हैं कि शांति और पूर्ण सह अस्तित्व की नीति अपनाई जाए। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान बातचीत, मध्यस्थता या शांतिपूर्ण साधनों से किया जाए और इन देशों ने प्रयास भी किया है। बहुत सारी समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण बातचीत, यौनों के माध्यम से इन्होंने किया भी है। तो ये इस तरह की नीति है जो युद्ध, हिंसा, शोषण के विपरीत है। नेक्स्ट आता है कि ये निशस्त्रीकरण के पक्ष में है, अर्थात ये अस्त्र शस्त्रों को सीमित रखने के पक्ष में है। 1954 से ही इन्होंने निशस्त्रीकरण की दिशा में एक आंदोलन चलाया था गुटनिरपेक्ष देशों ने और इसके परिणाम स्वरूप ही 1963 की आंशिक परमाणु प्रतिषेध संधि संपन्न हुई थी। तो शुरू से ये निशस्त्रीकरण का विरोध करते हैं और शस्त्रीकरण का शांतिपूर्ण ढंग में या शांतिपूर्ण कार्यों के लिए प्रयोग करने पर ये जोर देते हैं। तो निशस्त्रीकरण के पक्षधर होते हैं। इसी तरह आता है कि ये समय अनुकूल परिवर्तन में आस्था रखते हैं, अर्थात गुटनिरपेक्षता की नीति लचीलापन लिए हुए होती है। गुटनिरपेक्षता की नीति समय और परिस्थितियों के अनुसार अपने आप में परिवर्तन करने या ढालने की नीति है। इसमें लचीलापन है, फ्लेक्सिबिलिटी है कि समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। तो गुटनिरपेक्षता की नीति कोई स्थायी या कठोर नीति नहीं है, समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन करने की इसमें गुंजाइश है और गुटनिरपेक्ष देशों ने बहुत सारे परिवर्तन इसमें किए भी हैं। जब ये अस्तित्व में आई थी तब से लेकर अब बाद में अब तक इसमें बहुत सारे परिवर्तन चेंज इसमें किए हैं। तो इसको व्यवहारिकता का पुट देने का प्रयास किया गया है। जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है और कुछ सिद्धांत फेल होते जा रहे हैं या परिवर्तन की अगर कहीं गुंजाइश है तो इसमें आसानी से परिवर्तन भी किए जा सकते हैं और किए जाते रहे हैं। तो गुटनिरपेक्षता की नीति समय के अनुसार परिवर्तन करने की नीति है। इसमें समय के अनुसार परिवर्तन भी किए जाते हैं। इस तरह जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो जो है गुटों से अलग रहने की नीति है। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सकारात्मक भूमिका अदा करने की नीति है। ये स्वतंत्र विदेश नीति का पक्षधर लेती है। राष्ट्रीय हितों की प्राप्ति का एक साधन है। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का विरोध करती है। गुटनिरपेक्ष देशों की सदस्यता के लिए 5 शर्तें इन्होंने निर्धारित कर रखी है। आंतरिक हस्तक्षेप की नीति का हस्तक्षेप की नीति का विरोध की नीति है। ये आंतरिक हस्तक्षेप में विश्वास करती है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करती है। निशस्त्रीकरण के पक्ष में है और समय के अनुसार इसमें उचित परिवर्तन करने का समर्थन करती है। ये गुटनिरपेक्षता की जो परंपरागत विशेषताएं या सिद्धांत हैं। अब अपन दूसरी जो विशेषताएं हैं वो ये देखेंगे कि इस गुटनिरपेक्षता की नीति में समय के अनुसार बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं। तो हम नेक्स्ट पॉइंट ये डालेंगे नूतन प्रवृत्तियां या गुटनिरपेक्षता का बदलता स्वरूप। अर्थात ये जो विशेषताएं थी वो प्रारंभिक विशेषताएं थी। अब कुछ नई विशेषताएं पैदा हो रही हैं जिन्हें हम नूतन प्रवृत्तियां भी कह सकते हैं और हम इन्हें बदलता हुआ स्वरूप भी कह सकते हैं या हम इसे गुटनिरपेक्षता की गतिशीलता भी कह सकते हैं। अर्थात कुछ नई प्रवृत्तियां आ गई, अब नई विशेषताएं भी इसमें जोड़ ली गई, कुछ नए बिंदु भी इसमें शामिल कर लिए गए। देखिए जो नाम की नीति है या जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो सक्रिय, गतिशील और व्यवहारिक नीति है। प्रारंभ में जब ये नीति अपनाई गई थी तो इसमें नैतिकता और आदर्शवादिता का पुट ज़्यादा था।
लेकिन कोई भी नीति तभी सार्थक और व्यवहारिक होगी, उपयोगी होगी, जब उसको व्यवहारिकता से जोड़ा जाएगा। तो यही प्रयास इसमें भी किया गया है। इसी सोच के चलते गुटनिरपेक्षता में भी कुछ नई प्रवृत्तियाँ आई हैं। और जो नई प्रवृत्तियाँ जो जैसे आई हैं वो मुख्य रूप से जो हैं वो इस तरह से हैं। सबसे पहले जो नई प्रवृत्ति यहाँ पे जोड़ी है वो है स्वतंत्र विदेश नीति। देखिए, स्वतंत्र विदेश नीति गुटनिरपेक्षता की पुरानी विशेषता भी है, और नए में इसमें जो ये चेंज किया वो ये चेंज कर दिया गया कि यदि कोई देश किसी महाशक्ति के साथ संबंध रखता है और फिर भी वो अगर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाता है या उसका अनुसरण करता है तो वो गुटनिरपेक्ष माना जा सकता है। अर्थात स्वतंत्र विदेश नीति मेन हो गई यहाँ पर। अगर स्वतंत्र विदेश नीति है, इसके बावजूद अगर वो किसी महाशक्ति के साथ गठबंधन है, उसका समझौता है, उससे संबंध रखता है, तो भी वो गुटनिरपेक्ष माना जाएगा। अर्थात इसमें परिवर्तन कर दिया गया। 5 जो शर्तें थी उसमें एक शर्त ये भी थी पहले जो निर्धारित की गई थी कि कोई भी देश किसी बड़ी शक्ति के साथ समझौता नहीं किया हुआ होना चाहिए। वो व्यक्ति ही गुटनिरपेक्षता का सदस्य या गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मेंबर बन सकता है। लेकिन अब नूतन प्रवृत्तियों में उन्होंने चेंज करते हुए ये कर दिया कि अगर स्वतंत्र विदेश नीति रखते हुए अगर कोई देश किसी महाशक्ति के साथ विशेष संबंध या संधि करता है तो वो गुटनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो ये परिवर्तन इसमें कर दिया गया। और जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब बात करूं, हमारे यहाँ पे 1971 में भारत सोवियत संघ मैत्री संधि की गई थी, और ये मुद्दा उस समय आया भी था। काफ़ी हम यह आरोप भी लगाया गया था कि भारत ने तो सोवियत संघ के साथ संधि कर ली, इसलिए गुटनिरपेक्षता की नीति के विरुद्ध उन्होंने काम किया है। जबकि ऐसा नहीं था। गुटनिरपेक्षता की नीति को व्यवहारिक परिस्थितियों से जोड़ते हुए ये परिवर्तन कर दिया गया। तो कोई भी देश दूसरी देश के साथ संधि या समझौता महाशक्ति के साथ कर सकता है, बशर्ते है उसकी विदेश नीति स्वतंत्र होनी चाहिए। दूसरा जो चेंज यहाँ पे ये किया इन्होंने कि सैनिक गुटों से अलग रहना जो है वो गुटनिरपेक्षता का अनिवार्य तत्व नहीं है। फिर मैं वही चर्चा करती हूँ कि हमने 5 सिद्धांत जो परंपरागत देखे थे, उनमें दूसरा जो कारण था वो ये था कि कोई भी देश किसी सैनिक गुट का सदस्य नहीं होना चाहिए। अब समय बदल गया, परिस्थितियाँ बदल गई, तो गुटनिरपेक्षता की नीति में भी ये परिवर्तन किया गया और अब ये कर दिया गया कि सैनिक गुटों से अलग रहना गुटनिरपेक्षता का अनिवार्य तत्व नहीं रहा है। देखिए, बहुत सारे ऐसे देश हैं, जैसे लैटिन अमेरिकन देश हैं, वो रियो संधि के सदस्य हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं। इसी तरह अगर अपन देखते हैं, पाकिस्तान और पुर्तगाल भी सैनिक संधि से बंधे हुए हैं, फिर भी वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं। अतः अब केवल गुटनिरपेक्षता के एकमात्र कसौटी अपनी स्वतंत्र निर्णय शक्ति, स्वतंत्र विदेश नीति ही रहा है। तो अब इस बात को भी चेंज कर दिया कि गुटों का सदस्य रहते हुए भी आप गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हो सकते हैं। तीसरा जो यहाँ पे परिवर्तन इसमें ये किया गया था कि गुटनिरपेक्षता की जो नीति है वो सेकेंड वर्ल्ड वार से ही शुरू हो गई थी, लेकिन ये प्रयास किया गया कि जब तक कोई औपचारिक संगठन इसका नहीं होगा तब तक ये जो नीति है या ये जो आंदोलन है वो संगठित होकर कार्य नहीं कर सकता। तो इसके एक औपचारिक संगठन बनाने का प्रयास किया गया और इसके औपचारिक संगठन बनाया गया, जो कि अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि इसके औपचारिक संगठन में 3 संस्थाएं बनाई थी। एक समन्वय ब्यूरो था, एक विदेश मंत्रियों का सम्मेलन था और एक शिखर सम्मेलन था। तो इसका औपचारिक संगठन अस्तित्व में आया गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, नाम नीति का गुटनिरपेक्ष आंदोलन के रूप में, और 1961 से इसके सम्मेलन लगातार प्रति 3 वर्ष किए जाते रहे हैं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का केवल एक आंदोलन नहीं रहे, इसका एक औपचारिक संगठन, एक संगठनात्मक, एक संरचनात्मक संस्था के रूप में इसका संगठन किया गया। तो औपचारिक संगठन को अस्तित्व में लाया गया। चौथा जो चेंज यहाँ पर जो किया गया गुटनिरपेक्ष नीति में, कि इस गुटनिरपेक्षता का जो स्वरूप है आंदोलन का, वो राजनीति से निकलकर आर्थिक स्वरूप में बदलता जा रहा है। क्योंकि वर्तमान जो युग है आर्थिक युग है, तो गुटनिरपेक्षता की नीति में भी परिवर्तन किया गया और राजनीति की बजाय आर्थिक मुद्दे इसमें शामिल किए जाने लग गए। जैसे नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की जाने लग गई, परस्पर आर्थिक सहयोग के मुद्दे उठाए जाने लग गए, व्यापारिक
सहयोग की बात यहाँ पे की जाने लग गई। तो नई जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दे थे या जो आर्थिक सहयोग की जो बात है वो इस आंदोलन में उठाई जाने लग गई। तो राजनीतिक स्वरूप से बदल कर यह आर्थिक स्वरूप अपना ग्रहण करता जा रहा है और आर्थिक मुद्दे ज़्यादा या भी हावी होते जा रहे हैं। तो इस स्वरूप में ये नूतन प्रवृत्ति ये भी एक यहाँ पर नई जुड़ी है। इसी तरह है कि नव उपनिवेशवाद का विरोध। देखिए, पहले जो परंपरागत विशेषता थी उसमें अपन देख रहे थे कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध हो रहा था। वहाँ जो बात कर रहे थे अपन परंपरागत विशेषताओं में, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध का मतलब था राजनीतिक उपनिवेशवाद से। अब देखिए, राजनीतिक उपनिवेशवाद तो धीरे धीरे खत्म हो गया, लेकिन एक नया उपनिवेशवाद नव उपनिवेशवाद के नाम से शुरू हो गया, वो है आर्थिक उपनिवेशवाद। और इसके अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से ये शोषण की प्रवृत्ति शुरू हुई। तो नाम आंदोलन में भी ये परिवर्तन किया और उन्होंने नव उपनिवेशवाद अर्थात आर्थिक उपनिवेशवाद का विरोध करने की नीति इसमें शामिल कर ली या ये प्रवृत्ति इसमें शामिल की गई। इसके अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा जो शोषण किया जाता है, WTO के माध्यम से विकसित देश ऐसी प्रतिकूल शर्तें इन विकासशील देशों पे या नाम देशों पे लागू करते हैं, जारी कर देते हैं, लगाने के प्रयास करते हैं, या विश्व बैंक या अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से इनके साथ पक्षपात होता है, तो उन चीज़ों का यहाँ पर विरोध किया जाने लग गया। तो नव उपनिवेशवाद विरोधी नीति भी नाम आंदोलन में शामिल की गई। इसी तरह अब एक और मुद्दा है या एक और प्रवृत्ति अब नाम आंदोलन में शामिल करने की नीति अपना ली गई, वो है हिंसा या आतंकवाद का विरोध। देखिए, सभी ये जो देश हैं हिंसा या आतंकवादी गतिविधियों से ग्रसित हैं लगभग। आतंकवाद एक आज पूरी विश्व की समस्या बन चुकी है, लेकिन आतंकवाद के साथ जो व्यवहार है, जो नीति अपनाई जाती है, वो विकसित और विकासशील देशों के अंदर मतभेद पैदा करती है। विकसित देशों के जो मायने हैं आतंकवाद के, वो डबल या दोहरे होते जा रहे हैं। जैसे बात करते हैं अमेरिका की, अमेरिका दूसरे देशों में आतंकवादी गतिविधियों को इतना सीरियस नहीं लेता, लेकिन जब अमेरिका के WTC पे हुआ तो सद्दाम हुसैन और अन्य आतंकवादी गतिविधियों की जब बात आई थी वहाँ पर, तो उस समय अमेरिका ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया। तो ये जो दोहरी नीति अपनाते हैं जो विकसित देश आतंकवाद के लिए, उसका ये विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि आतंकवाद की समस्या पूरे वर्ल्ड की समस्या है, इसलिए एक मानसिकता, एक मापदंड लेकर इस समस्या का भी समाधान किया जाना चाहिए। और जो देश आतंकवादी गतिविधियां फैलाता है या आतंकवाद में शामिल है, उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। तो आतंकवाद और हिंसा का मुद्दा भी इसमें शामिल किया जाने लग गया। इसके अलावा एक और मुद्दे, अन्य मुद्दे भी, जैसे पर्यावरण है, मानवाधिकार है, ये मुद्दे हैं, महिला विकास है, ये चीज़ें भी अब इसके अंतर्गत शामिल की जाने लग गई है। तो नाम आंदोलन जो है उसमें बहुत सारी ये नूतन प्रवृत्तियाँ या इसके स्वरूप में परिवर्तन आता जा रहा है, तो ये भी अब इसकी विशेषताओं में या लक्षणों में या प्रवृत्तियों में शामिल किया जाने लग गया है। और धीरे धीरे समय के अनुसार और भी इसमें प्रवृत्तियाँ, इसकी विशेषताएं शामिल हो रही हैं। तो नाम आंदोलन के अंतर्गत कोई सीमित कार्यक्रम नहीं है, सीमित विशेषताएं नहीं हैं, समय और परिस्थितियों के अनुसार इसमें परिवर्तन आता जा रहा है और नई नई विशेषताएं, नई प्रवृत्तियां ये अपने आप में शामिल करता जा रहा है। धन्यवाद।